हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का धातु एवं अधातु चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग धातु का क्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग धातु है, जैसे पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। इसमें कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा धातु मंद क्रियाशील है और कौन सा धातु का क्रियाशीलता कम होता है। इसमें पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम ये अम्लीय विलयन के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके फलस्वरूप H2 गैस का निष्कासन करता है। मतलब पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम धातु को अगर कोई हम अम्लीय विलयन से, मतलब कोई एसिड से अभिक्रिया कराएंगे तो उसके फलस्वरूप हमारा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है, निकलता है। दूसरे तरफ हम ये भी देखेंगे कि जो पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। इसके बाद है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। ये जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। और जब हम इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड ये अम्ल के साथ भी धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और इसमें भी आपका H2 गैस निकलता है। और ये हाइड्रोजन से ऊपर है। ये ऊपर जो आप यहाँ पे धातु देखे हैं, जैसे पोटेशियम से लेकर लेड तक, एक क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है और एक क्रियाशील बोलते हैं। इसमें आपका पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम ये आपका अधिक क्रियाशील होता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड ये आपका मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में है, मतलब ये मीडियम क्रियाशील होता है, मीडियम में एक्टिव होता है। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब ये आपका जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा और अम्ल के साथ भी कोई इसका अभिक्रिया नहीं होता है। जब अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगा तो ये H2 गैस रिलीज नहीं करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। पहला जो धातु का गुण है वो धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होती है और अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन एवं ग्रेफाइट में धातुई चमक होती है। ये अपवाद याद रखेंगे, ज़्यादा अपवाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। जो आपका धातु होते हैं, धातु पे आपका प्लस चार्ज आता है। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। दूसरा पॉइंट है अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। अधातु जनरली आपका माइनस चार्ज बनता है, जैसे क्लोरीन है, जब क्लोराइड आयन बनेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। फ्लोरीन है, जब आपका फ्लोरीन भी अधातु है, जब ये आपका आयन बनेगा फ्लोराइड आयन तो F माइनस हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी इस पर प्लस चार्ज आता है, मतलब हाइड्रोजन H प्लस होता है, मतलब विद्युत धनात्मक बनाता है। ये आप याद रख सकते हैं, एक अपवाद में है जो अधातु होते हुए भी प्लस चार्ज बनाता है। तीसरा है धातु का गुण, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन हम जब अधातु को देखते हैं तो अधातु क्या होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसमें जो है आपका हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है।
चौथा पॉइंट देखेंगे, साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं, ये आपका सामान्य तापमान पर ये आपका द्रव अवस्था में होता है और ये जनरली आप थर्मामीटर में देखते हैं। जो आप अपना बॉडी का तापमान मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो चमकता है, उसमें जो द्रव चमकता हुआ दिखाई देता है, वही आपका मरकरी होता है, पारा होता है। और अधातु का जो चौथा गुण है, अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं। सिर्फ ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है। मतलब जो आपका अधातु होता है जनरली क्या होगा, वो ठोस रूप में होगा, नहीं तो गैस रूप में होगा। लेकिन आपका अपवाद में है ब्रोमीन, जो जिसको याद रखना होगा, जो साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और इसमें अपवाद याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में अपवाद ही पूछते हैं। पांचवा पॉइंट है, धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। ये आघातवर्धनीय और तन्य क्या होती है? आघातवर्धनीय धातु का वह गुण है जिसमें धातु को पीट कर पतला चादर में बदलते हैं, और तन्य जो होता है, तन्य धातु का वह गुण है जिसमें धातु को पीट कर हम पतला तार में खींच सकते हैं। तो धातु में जनरली आपका आघातवर्धनीय तथा तन्य ये दोनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये जो आघातवर्धनीय है तथा तन्य है, ये आपका अधातु में नहीं पाया जाता है। वो धातु जो होता है आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। जैसे अपवाद में हो गया प्लास्टिक, गंधक, तन्य होता है। मतलब प्लास्टिक जो होता है आपका, प्लास्टिक को आप खींच के लमरा सकते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि जब प्लास्टिक को हम लमरा देंगे तो ये आपका धातु हो जाएगा। ये आपका धातु है जो अपवाद में है, इसको याद रखना पड़ेगा। छठा पॉइंट है, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। मतलब धातु जो होते हैं उसका घनत्व जनरली क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। जैसे लोहा हो गया, पानी में डालिएगा डूब जाएगा, मतलब उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, मतलब भारी होगा जनरली। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। मतलब अधातु जो होते हैं उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है, जनरली आपको कम मिलेगा। 7 नंबर में है, 7 नंबर गुण जो है धातु का, धातु को जब हथौड़े से पीटते हैं तो धातु से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। मतलब सोनोरस साउंड निकलता है, मीठा आवाज़ निकलता है। इसी के कारण जो वाद्य यंत्र होता है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम लोग जो धातु होता है, धातु का यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। और 7वां जो आपका प्रॉपर्टी है, गुण है अधातु का, वो अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि हथौड़े से पीटने पर धातुएं टूट कर चूर हो जाते हैं। ये भी गुण आपको याद रखना चाहिए। ये गुण से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला जो विभेद हम लोग देखने जा रहे हैं, रासायनिक गुणों पर आधारित विभेद धातु एवं अधातु में। पिछले अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो भौतिक गुण पढ़े थे धातु एवं अधातु में। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं धातु और अधातु में। तो जनरली धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे K+, Na+, Ca2+, Fe3+। मतलब जनरली जो धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है, रिलीज कर देता है, निकाल देता है अपने से। जब धातु इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। दूसरा है, पहला गुण है अब अधातु का, अधातु जनरली इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन अधातु प्राप्त करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणायन आ जाता है। इसके मतलब क्या होगा कि अधातु जो है वो अधातुओं के परमाणु जो है वो आपका ऋणायन बनाते हैं। जैसे Cl- हो गया, H2- हो गया, Br- हो गया। दूसरा गुण है धातु का, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। मतलब धातु का जो ऑक्साइड है वो आपका भास्मिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जैसे आपका Na2O हो गया,
धातु का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, इसको पानी में जब मिलाएंगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो आपका क्षार होता है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी आपका क्या है, क्षार है। दूसरा जो धातु का अधातु का जो गुण है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। मतलब अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके वो अम्ल बनाते हैं। जैसे CO2 आपका अधातु का ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसको पानी में डिजोल्व कीजिएगा, मिलाइएगा तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा जिसका फार्मूला है H2CO3। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सुने होंगे, वो भी पानी में जब मिलाइएगा तो वो आपका सल्फरस एसिड बनता है जिसका फार्मूला है H2SO3। तीसरा आपका गुण धातु का जो है वो धातुएं तनु अम्लों में घुलकर H2 गैस मुक्त करती है। मतलब धातु जो है अगर इसको आप डाइल्यूट एसिड जो है उसमें मिलाइएगा तो H2 गैस रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाइएगा, इसको डालिएगा तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट और H2 गैस रिलीज करता है। अपवाद में आपका साधारण अवस्था में कुछ धातुएं ऐसा नहीं करती है, ठीक है। कुछ धातु है जो आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, तो अपवाद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा जो अधातु का गुण है, अधातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब अधातु जो है वो जनरली आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चौथा पॉइंट आपका ये है, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती। मतलब जो धातु है वो आपका सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ जो है संयोग नहीं करता, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अपवाद में आपका लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरिलियम है जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके आयनिक हाइड्राइड बनाता है। चौथा गुण अधातु का जो है, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर ससंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे आपका जो अधातु है, अधातु क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करता है तो आपका हाइड्राइड बनाता है। लेकिन आपका धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। जैसे हम देखे थे अपवाद में लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा था। लेकिन आपका धातु जो होता है जनरली हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्राइड बनाता है। जैसे जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो NH3 बना लिए, तो ये जिसको अमोनिया बोलते हैं। PH3 फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है, H2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें जो है आपका जो भी है नाइट्रोजन ये भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है। तो ये सब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाया हुआ है, ये आपका अधातु का हाइड्राइड बनाया है, अधातु का हाइड्राइड बनाया है। पांचवा गुण धातु का है, धातुएं अवकारक होती है। मतलब धातु क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस कर देता है। मतलब अवकारक होता है, मतलब खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। और ये चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब भी आप आगे क्लास में पढ़िएगा तो धातु या जो भी आपका एटम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है, इसलिए आपका धातु क्या होगा, अवकारक होगा। अधातु इसका उल्टा हो जाएगा। जब धातु अवकारक है तो आपका अधातु क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। अपवाद में आपका कार्बन होता है जो क्या होता है, ये आपका अवकारक होता है। अगला जो अंतर हम लोग परमाणु और आयन में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर देखने जा रहे हैं। जो यहाँ पे कटायन बना है सोडियम आयन Na+ जो है इसको क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। पहले जो सोडियम परमाणु होगा इसमें सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
मतलब सोडियम परमाणु जब होगा ये विद्युत उदासीन होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिएगा सोडियम पे यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, सीधा Na लिखा हुआ है। लेकिन वहीं सोडियम आयन जो होगा उस पर धन आवेश रहता है। जैसे Na पे प्लस है तो प्लस जो चार्ज है इसको धन आवेश बोलते हैं। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज होगा? धन आवेश होगा। दूसरा गुण है सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मतलब सोडियम परमाणु जो होगा इसमें आपका जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मतलब सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन आपका सोडियम आयन जो बनेगा तो इसमें क्या होगा, जब सोडियम आयन बनेगा मतलब एक कटायन बना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कटायन बना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है। मतलब सोडियम आयन में प्रोटॉन 11 हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घटकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा गुण है सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम परमाणु जो होता है इसके संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आपका सोडियम आयन जब बनेगा तो इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये अस्थाई हो जाता है। जैसे आपका NaCl जब बोलते हैं तो सोडियम में भी उसका बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बाहरी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और जो बाहरी सेल होता है उसको संयोजी सेल बोलते हैं। तो संयोजी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपका सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन सोडियम आयन के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगला जो है सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पे जो होता है सोडियम परमाणु जो होगा इसका आकार सोडियम आयन से बड़ा क्यों होता है हम बताते हैं। जैसे सोडियम के बारे में पढ़े होंगे तो जितना उसका परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम परमाणु में आपका प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो एक दूसरे को वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसलिए साइज क्या होता है इसका? इसका जो सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु के आकार से छोटा होता है क्योंकि इसमें जो है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के सोडियम परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इस केस में सोडियम आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है। इसलिए क्या होता है? इसमें आकर्षण बल बढ़ जाता है इसलिए साइज छोटा हो जाता है सोडियम आयन का। और सोडियम आयन जब होगा तो इसका आकार सोडियम परमाणु के आकार से छोटा हो जाता है। 5वां नंबर जो अंतर है सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होता है। यह वायु और जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। मतलब सोडियम परमाणु जो होता है ये अतिक्रियाशील होता है। ये वायु और जल के साथ अतिक्रियाशीलता से अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा? वो धातु का ऑक्साइड एवं धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया है। वहीं जब सोडियम को वाटर के साथ अभिक्रिया कराया गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगा। वहीं आपका जब सोडियम आयन जब बन जाएगा तो वह अस्थायी हो जाता है और वह वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। छठा आपका जो अंतर है सोडियम परमाणु के गुण इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब सोडियम परमाणु जो है इसका गुण जैसे ज़्यादा क्रियाशील होता है या अस्थाई है ये कैसे मालूम करते हैं? तो इसके संयोजी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है इसी के अनुसार से हम बताते हैं कि सोडियम परमाणु का ये गुण है। तो सोडियम परमाणु जो होता है इसके संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये गुण मालूम कर लिए कि नहीं संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन से। वहीं जब सोडियम आयन होगा तो इसका गुण जो होगा सोडियम आयन के गुण इसके आवेश के कारण होता है। सोडियम आयन का गुण जो होगा इसके आवेश के कारण होगा लेकिन सोडियम परमाणु के गुण उसमें संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके कारण होता है। ये आपका क्लोरीन आयन के
क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन के बीच में अंतर है। जैसे क्लोरीन परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन क्लोराइड आयन जो होगा इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। उसी तरह दूसरा अंतर जो है, क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 17 होता है, इसलिए प्रोटॉन भी 17 इलेक्ट्रॉन भी 17। लेकिन जब क्लोराइड आयन बन जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने लिया होगा, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाता है। अब क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन की इसमें क्या है, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और क्लोराइड आयन के जो संयोजी सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो क्लोरीन परमाणु है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्ष में है, संयोजी सेल में है, इसलिए यह अस्थायी होता है। लेकिन क्लोराइड आयन क्या होगा, यह अस्थायी होता है। पांचवा जो अंतर है, क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन के आकार से छोटा होता है, और इसमें जो है क्लोराइड आयन का आकार क्लोरीन के आकार से बड़ा होता है। क्लोरीन परमाणु के आकार से क्या होगा, इसका आकार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है और प्रोटॉन की संख्या उतना ही रहता है, इसलिए जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, इसलिए जो क्लोराइड आयन जब बनता है तो इसका आकार बढ़ जाता है। छठा पॉइंट जो है, क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है। यह सोडियम के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और जब यही क्लोराइड जब बन जाएगा, छठा पॉइंट, तो ये अक्रियशील होता है, मतलब अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करेगा, मतलब इस सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सातवां जो आपका विभेद है, अंतर है, क्लोरीन परमाणु के गुण इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब इसमें एक क्लोरीन परमाणु जो है, इसका जो भी गुण होगा, इसके जो संयोजी सेल होगा, सबसे बाहरी कक्ष जो होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी के कारण होता है। लेकिन सातवां जो अंतर है आपका क्लोराइड आयन का, इसमें क्लोराइड आयन के गुण इसके आवेश के कारण होता है। जैसे हम लोग सोडियम में देखे थे, सोडियम परमाणु में भी क्या था, उसका जो गुण था वो सोडियम परमाणु के जो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके कारण था, और उसमें जो आपका सोडियम आयन था उसमें जो उसका धनायन था उसके कारण सोडियम आयन का गुण था। तो उसी तरह इसमें भी क्लोरीन परमाणु का गुण इसके संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके कारण होगा, और क्लोराइड आयन का जो गुण होगा इस पे जो आवेश उपस्थित होगा इसके कारण होगा। ये आपका कुछ यौगिक है और उसमें कौन कौन से आयन उपस्थित है ये बताएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, और इसमें Na+Cl- आयन आपका उपस्थित होता है। सोडियम मोनोऑक्साइड Na2 इसका सूत्र होता है, इसमें 2 आपका सोडियम होता है और ऑक्सीजन आयन 1 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 सूत्र होता है, मैग्नीशियम आयन 1 और क्लोराइड आयन 1 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में का जो सूत्र होता है MgO होगा, और इसमें उपस्थित आयन Mg2+ और ऑक्सीजन 2- हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैग्नीशियम आयन या ऑक्साइड आयन बोलेंगे, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र है Cl2, इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु उपस्थित है CaCl2 में, मतलब इसमें कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित है। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र कैल्शियम CaO होगा, इसमें कैल्शियम आयन ऑक्साइड आयन उपस्थित होगा। अमोनियम क्लोराइड इसका फार्मूला सूत्र जो है आपका NH4Cl है, और इसमें अमोनियम आयन NH4+ को अमोनियम आयन बोलते हैं, तो NH4+ अमोनियम आयन उपस्थित होता है, और Cl- आपका क्लोराइड आयन उपस्थित है। अमोनियम सल्फेट जिसको NH4 का होल 2 SO4 इसका सूत्र हो गया, इसमें अमोनियम आयन और SO4 पे 2- मतलब सल्फेट आयन। अमोनियम आयन और सल्फेट आयन क्या है, इसमें उपस्थित होता है अमोनियम सल्फेट में। बेरियम क्लोराइड में BaCl2 इसका सूत्र हो गया, इसमें बेरियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका सूत्र हो गया, इसमें पोटेशियम आयन और जो नाइट्रेट आयन है ये उपस्थित होता है। क्यूप्रिक सल्फेट इसका जो सूत्र होता है CuSO4, और इसमें जो आयन आपका उपस्थित होगा एक क्यूप्रिक आयन
Cu2+ को क्यूप्रिक आयन बोलेंगे, Cu1+ जब रहेगा तो उसको क्यूप्रस आयन बोलेंगे। और SO4 पे 2- जो है सल्फेट आयन उसमें उपस्थित होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 इसका सूत्र हो गया, इसमें क्यूप्रिक आयन उपस्थित है और क्लोराइड आयन उपस्थित है। ये आपका आयनिक यौगिक के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक यौगिक जो होता है उसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक जनरली क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो सोडियम क्लोराइड ये धातु एवं अधातु से बना हुआ है, आयनिक बंधन बना हुआ है, इसलिए इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। जैसे NaCl द्रव्यमानांक देखिए कितना ज़्यादा है, 801 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक कितना है, 1413 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तब जाके आपका नमक पिघलेगा। जो घर का नमक होता है वो आपका फॉर्मूला होता है NaCl। 101 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये आपका पिघलेगा। और 1413 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो ये क्या होगा, ये आपका गैस बनना शुरू होगा। उसी तरह लिथियम क्लोराइड जो है इसका द्रव्यमानांक 605 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 1299 डिग्री सेल्सियस होता है। पोटेशियम क्लोराइड का जो द्रव्यमानांक होता है 772 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी आयनिक यौगिक है जिसका द्रव्यमानांक 714 डिग्री सेल्सियस द्रव्यमानांक है और क्वथनांक 1412 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ आयनिक यौगिक देखें जिसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये आपका कुछ सूत्र है जिसको याद रखना है, इस एग्ज़ाम में ये सब सूत्र पूछते रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे मीथेन का CH4 इथेन, C2H6 प्रोपेन, C3H8 ब्यूटेन, C4H10 एथिलीन, C2H4 एसिटिलीन, C2H2 जल H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CO NH2। इसको याद रखने का फार्मूला है NH2 को NH2। आप इस तरीके से इस फार्मूला याद रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है आपके बिहार बोर्ड में। ये आपका कुछ धातु है एवं उनके खनिज हैं और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्राप्ति स्थान आप याद नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन धातु एवं उनके खनिज आपको याद रखना होगा। जैसे सोडियम का जो खनिज है वो आपका बोरैक्स है, चिली साल्टपेटर, ठीक है। मतलब पूछा जाए बोरैक्स जो है कौन से धातु का खनिज है तो बोलेंगे सोडियम का, या चिली साल्टपेटर पूछा जाए कौन से धातु का खनिज है तो सोडियम का होगा, ठीक है। मैग्नीशियम का जो खनिज होता है डोलोमाइट होता है या मैग्नेसाइट होता है। कैल्शियम का जो आपका खनिज है जिप्सम होता है। एल्युमिनियम का खनिज बॉक्साइट होता है। कॉपर का खनिज कॉपर पाइराइट मैलेकाइट होता है। जिंक का खनिज जिंक ब्लेंड होता है। आयरन का जो खनिज होता है हेमेटाइट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये निस्तापन और भर्जन, ये दो प्रक्रिया हैं जो बिहार बोर्ड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहना लगभग निश्चित होता है। तो निस्तापन क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में हम लोग अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड और यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब निस्तापन हम लोग जो भी ऑक्साइड अयस्क होगा या कार्बोनेट अयस्क होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, निस्तापन का प्रोसेस यूज करेंगे। और भर्जन का प्रोसेस जो होता है ये आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो अयस्क होता है उसको गर्म करते हैं और ये जनरली आपको सल्फाइड अयस्क को मतलब ऑक्साइड में बदलने के लिए हम लोग भर्जन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जिंक सल्फाइड है तो ये सल्फर का क्या है, अयस्क है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, निस्तापन नहीं करेंगे। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। और ये आपका कुछ मिश्र धातु है जो इसका बनावट दिया हुआ है, मतलब इसमें कौन कौन से धातु का मिश्रण है और इसका उपयोग कौन चीज़ में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। जैसे पीतल है जिसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, इसमें जो धातु पाए जाते हैं कॉपर और जिंक पाए जाते हैं। और ये पूछते हैं कि जैसे पीतल है तो पीतल कौन कौन से धातु से बना है, तो कॉपर और जिंक,
तो परसेंटेज अगर आपको याद नहीं भी है तो काम चल जाएगा। कम से कम इसका आपको धातु का नाम याद रखना होगा। परसेंटेज याद कर लेते हैं तो और अति सुंदर है। जैसे ब्रास है तो ब्रास में कॉपर 80% होता है और जिंक कितना होता है 20% होता है। और पीतल का तो उपयोग आप लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ में करते हैं, बर्तन बनाने में यूज करते हैं, नलिया एवं कारतूस बनाने में यूज किया जाता है। ब्रोंज को इंग्लिश में ब्रोंज ही बोलते हैं। ये आपका कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर इसमें 90% होता है और टीन कितना होता है 10% होता है। और ब्रोंज जो होता है इसका यूज हम लोग मूर्ति बनाने में यूज करते हैं, सिक्के बनाने में यूज करते हैं, जहाज बनाने में यूज करते हैं, मशीन बनाने में यूज करते हैं। ये इसका कुछ यूज था। और शोल्डर जो आप लोग देखते होंगे, मोबाइल की दुकान पे जाते होंगे, मोबाइल जहाँ पे रिपेयर होता है, लैपटॉप जहाँ पे रिपेयर होता है तो शोल्डर देखते होंगे। तो वो शोल्डर जो होता है वो भी आपका जो कुछ धातु है उसका मिश्रण होता है। तो वो टीन और एशियन टीन को बोलते हैं और पीबी लेड को बोलते हैं। तो टीन और लेड का मिश्रण होता है। इसमें 50-50% का मिश्रण होता है। टीन 50% मिलाया जाता है और लेड भी 50% मिलाया जाता है, तब जाके आपका सोल्डर मिश्र धातु बनता है। और इसका यूज आप लोग जानते हैं धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। चौथा जो है ड्यूराल्यूमीन है। तो ड्यूराल्यूमीन जो होता है ये आपका एल्युमिनियम, कॉपर, Mn मैग्नीज को बोलते हैं। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है। SI सिलिकॉन मतलब एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जो है ये धातु जब आपस में मिलते हैं तब अब आपका ड्यूराल्यूमीन बनता है। तो एल्युमिनियम आपका 95% होता है, कॉपर 3% होता है, मैग्नीशियम 1% होता है, मैग्नीशियम 0.5% होता है, सिलिकॉन 0.5% होता है। और ड्यूराल्यूमीन जो है इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं तो वायुयान के ढांचे बनाने में यूज किया जाता है। रसोई घर के कुछ सामान जो होते हैं उसको बनाने में यूज किया जाता है। स्वचालित वाहनों के जो पार्ट्स जो होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो देखते हैं, बहुत सारे पार्ट्स बनाने में हम लोग ड्यूराल्यूमीन का यूज करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर का रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। आप इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव डालने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ताकि वो वीडियो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।